नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों बुक सॉल्यूशन के सीरीज में हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन के द्वारा दोस्तों किताब पब्लिश की जाती है बीपीएससी स्पेशल जीके जीएस। इसका हम देख रहे हैं दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। और आप जानते हैं बीपीएससी के द्वारा दोस्तों जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसका यहाँ पर दोस्तों पीवाईक्यू दिया हुआ है। और हम अभी कर रहे हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। और हमारा अगला चैप्टर दोस्तों चैप्टर 4, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, हमने इसके पहले दोस्तों इसी सीरीज में हमने 3 चैप्टर को दोस्तों किया हुआ है, चैप्टर 1, 2 और 3। और इसके दोस्तों हमने देखे थे 33 क्वेश्चंस। ठीक है, और स्पेशल जीके जीएस। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जितने भी एग्जाम्स बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसका दोस्तों यहाँ पर जो है डिटेल से सॉल्यूशन दिया हुआ है जीके जीएस का। आप चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी चैप्टर के अंदर दोस्तों हमने जो है कल ही जो है हमने आपको दोस्तों एक 2 शॉर्ट वीडियो हमने डाला हुआ है अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है दोस्तों, और रैयतवारी बंदोबस्त का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए और आपको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है क्लैरिटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एक और बंदोबस्त आपका दोस्तों बचता है महलवाड़ी बंदोबस्त, तो 1 से 2 दिन में हम उसका भी वीडियो डाल देंगे। और इसके बाद इन तीनों को दोस्तों जो कंपैरेटिव वीडियो होता है ना, जो कंपैरेटिव जो आप स्टडी करेंगे, तो आपको वो भी वीडियो हम बहुत जल्द हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा अगला जो है क्वेश्चन क्या है। एक चीज़ दोस्तों हम आपको और बता दें कि पुराने और नए वाले जो दोस्तों एडिशन है इसमें कोई भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ऐड नहीं किए गए हैं। हालांकि पुराने वाले में दोस्तों जो है 18 क्वेश्चन था और इसमें 17 क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि 2 बार से दोस्तों वो क्वेश्चन जो है वहाँ पर रिटाइप हुआ था, तो इसीलिए नए वाले में क्या किया गया है उसको एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन है दोस्तों, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त, ठीक है, महलवारी प्रणाली, ठीक है, महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, बंगाल में किसने की थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सही जो आंसर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर आप कह सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ई दिया हुआ है, लेकिन इनने सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर तो सॉल्यूशन में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि महलवारी का जो प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, और ऑप्शन में दोस्तों आपके पास हॉल्ट मैकेंजी है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होना था। यहाँ पर इन्होंने कुछ टाइपिंग जो है आप कह सकते हैं मिस्टेक किया हुआ है, आप यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल में महलवारी जो बंदोबस्त प्रणाली है दोस्तों, है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी। अब देखिए दोस्तों इसका पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किताब के अंदर क्या क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। किताब में दोस्तों अगर हम इसका सॉल्यूशन पे अगर दोस्तों हम बात करें, हाँ, तो ये रहा इसका दोस्तों सॉल्यूशन। जो आपका जो ये महलवारी व्यवस्था है का सर्वप्रथम जो दोस्तों प्रस्ताव है वो 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, कौन सा, महलवारी व्यवस्था। यह व्यवस्था जो है संयुक्त प्रांत, है ना, जो आपका आज का दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ना, इसके बाद अवध, आगरा, है ना, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ क्षेत्र एवं दक्कन के कुछ जिलों में लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था दोस्तों, महलवारी व्यवस्था। ठीक है, और इसको हाँ, जो है लाया था वो लाया था हॉल्ट मैकेंजी। ये नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हॉल्ट मैकेंजी कौन लाया था, महलवारी व्यवस्था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पे लागू था दोस्तों, 30% भाग पर दोस्तों लागू था। कौन सा, महलवारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू था। बंगाल में जो फेमस था वो दोस्तों वो कौन सा था, और बंगाल में दोस्तों फेमस था ये आपका अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई भूमि बंदोबस्त, या इसी को दोस्तों कहते हैं जमींदारी जो प्रथा है, यही मतलब इसका दूसरा अन्य नाम है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 35 और ये क्वेश्चन रहा दोस्तों हमारा ये, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, किसानों को उनकी खेती की जमीन से, ठीक है, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा। अब देखिए दोस्तों किताब के अंदर क्या क्या सोल्यूशन दिया हुआ हम एक बार उसको देख लेते हैं। किताब में दोस्तों दिया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको नाम याद होगा कॉर्नवालिस, ठीक है, इसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 ईस्वी में जो है प्रारंभ की गई थी अस्थाई बंदोबस्त। इसी के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों बहुत ही फेमस है अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में जो है भूमि जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान जो है भूमिहीन हो गए। मैंने आपको जो है सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ भी डिटेल से,
मैप के थ्रू, और इमेज और जो पिक्चर है सारा हमने क्लियर किया हुआ है आपको। तो अगर आप उसको एक बार वीडियो को दोस्तों देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण जो है किसान जो है ना, ज़मींदारों की दया पर एक तरह से आश्रित हो गए थे। अगर हम दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये जो है लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो 19% जो है भूभाग पर, ब्रिटिश भूभाग पर दोस्तों ये आपका लागू था। ठीक है। और इसका जो प्रायोगिक तौर पर शुरुआत जो है दोस्तों वो किया गया था 1790 ईस्वी में। हालांकि इस पे आगे क्वेश्चन भी है, आप उसको देख लेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ना, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये प्रारंभिक रूप से कहाँ प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो जिस तरह के बंदोबस्त है ना वो पहले क्या थे कि एक मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होते थे, यानी कि एक तरह से प्रयोग करते थे कि वो कितना सफल हो रहा है, और इसको बड़े भूभाग पर लागू करेंगे तो उसमें से क्या जो आउटपुट आने वाला है। तो दो तरह की शुरुआत होती थी, एक होती थी दोस्तों प्रायोगिक तौर पर, ठीक है, पहले करते थे, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे करते थे, और फिर दूसरा होता था उसको जो है मतलब विधिवत रूप से उसका हम करते थे। ठीक है। तो दो तरह की शुरुआत होती थी। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हमारा यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक रूप से जो है जो हमारा रहितवाड़ी व्यवस्था था इसको कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो मतलब प्रारंभ इसको कहाँ से किया गया था, ये किया गया था दोस्तों तमिलनाडु से। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिटेल से दोस्तों। अगर हम इसका देखें सॉल्यूशन जो आपका दिया हुआ किताब के अंदर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में, दोस्तों आपको ईस्वी दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और 1792 ईस्वी में जो है इसका जो है जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था है ना, जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था ये शुरू किया गया था प्रारंभिक तौर पर, यानी कि प्रायोगिक तौर पर 1792 ईस्वी में। कहाँ शुरू किया गया था, जो आज का दोस्तों तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का दोस्तों उस समय का जो बारामहल जिला था वहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो आपको दोस्तों इसमें बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी आप देखेंगे दोस्तों बहुत बार जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और डेट इसलिए ना ये सब बहुत पूछता है। तो आपको मतलब धीरे धीरे अभी से प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आप उसको धीरे धीरे याद कर लेंगे। यह व्यवस्था मूल रूप से 1820 ईस्वी में, अब देखिए, मूल रूप से लागू हुई थी रहितवाड़ी बंदोबस्त कब, 1820 ईस्वी में। लेकिन प्रायोगिक तौर पर दोस्तों ये कब लागू की गई थी, 1792 ईस्वी में ही। ठीक है। मद्रास में, यानी कि जो तमिलनाडु के जो तत्कालीन गवर्नर कौन थे, टॉमस मुनरो। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको उससे पहले ही बताया था, जो आपको मुनरो नाम से जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर टॉमस मुनरो है तब ये हो गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त, लेकिन अगर ये हेक्टर मुनरो है तब हेक्टर यानी कि बक्सर। ठीक है, ये प्रारंभ की गई थी। इसके बाद दोस्तों है कि सर्वप्रथम यह मद्रास की जो है, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा असम के जो है कुछ भागों में शुरू की गई थी। कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी में जो आपकी व्यवस्था है। यह व्यवस्था जो है दोस्तों 51% भूमि पर लागू थी, यानी कि सबसे बड़ी जो ब्रिटिश भूमि है दोस्तों वो यही थी। यानी 51% भूमि पर दोस्तों कौन सी व्यवस्था लागू थी दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और अगर आप महलवाड़ी को देखेंगे तो वो था दोस्तों आपका 30% भूभाग पर। और अगर आप वहीं पे अस्थायी बंदोबस्त को देखेंगे दोस्तों तो वो था आपका 19% भूभाग पर। और आप तीनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 100%। यानी कि 100% भूमि पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो आपका 51% भूभाग पर कौन सा लागू था दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आगे क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच जो है एक सीधा समझौता किया जाता था। यानी इसमें जो है जमींदार जो है वो बीच से मतलब कुल मिलाकर हटा दिए गए थे। चलिए देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। हाँ, 37 नंबर दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। भारत में कपास की पैदावार के लिए, किसकी पैदावार के लिए, कपास की पैदावार के लिए, यानी कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। कि भाई जो भारत में जो कपास की पैदावार हो रही है उसके लिए कृषि विभाग का जो एक डिटेल रूप से दोस्तों जो एक डेडिकेटेड स्थापना किया जाए, इसके लिए मांग किसने की थी। ठीक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक है। अगर दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन देखें यहाँ पर, हाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में, और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन दोस्तों 1859 ईस्वी में किया गया था।
और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था, विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को दोस्तों क्या करना था, प्रोत्साहित करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास रहा ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, भारत में अंग्रेजी शासनकाल में, है ना, का सबसे जो है भयंकर अकाल, सबसे भयंकर जो अकाल है, क्योंकि बहुत तरह के दोस्तों डिजास्टर्स पड़ते रहे हैं, है ना, तो सबसे भयंकर अकाल जो है किस दौरान पड़ा था। और आपके पास दोस्तों जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1876 से 1878 ईस्वी। और ये दोस्तों बहुत ही फेमस दोस्तों इसीलिए है क्योंकि ये दोस्तों जो काल था ना, वो सबसे जो मतलब नोटोरियस गवर्नमेंट जो आपका गवर्नर था वो था आपका लॉर्ड लिटन, है ना। तो लॉर्ड लिटन का ही दोस्तों जो काल में दोस्तों जो है ये आपका पड़ा था सबसे भयंकर अकाल। अगर दोस्तों इसका हम डिटेल सॉल्यूशन देख ले यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, ठीक है, सबसे भयंकर अगर हम अकाल की बात करें तो 1876 से 1878 ईस्वी में पड़ा था। इसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे। आप सोचिए 50 लाख कितना बड़ा दोस्तों डेटा होता है, और इतने लोग जो है इस अकाल में दोस्तों मारे गए थे। इसके बाद सन 1878 ईस्वी में जो है वायसराय लॉर्ड लिटन, और ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों सबसे बड़ा जो अकाल है वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे पड़ा था, तो ये था दोस्तों वायसराय लॉर्ड लिटन। ठीक है, के द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है प्रथम जो है अकाल आयोग की जो स्थापना की गई थी। इस अकाल में सर्वाधिक जो प्रभावित प्रदेश थे दोस्तों वो कौन थे, मद्रास थे, बम्बई थे, मैसूर थे, हैदराबाद थे, और मध्य भारत के दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ भाग थे और पंजाब थे। तो इतने बड़े मतलब पैमाने पर छोटे क्षेत्रों में दोस्तों ये अकाल पड़ा था। ये जो है उस टाइम के भारत में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अकाल था जो पड़ा था 1876 से 1878 ईस्वी में, और 50 लाख लोग मारे गए थे। और 1878 ईस्वी में जो है अकाल आयोग की अध्यक्षता की गई थी, और ये उस समय वायसराय कौन थे जब अकाल आया था, लॉर्ड लिटन, और आयोग का दोस्तों क्या नाम था, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए, है ना, अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो इसका अभी हमने देखा ही सही आंसर दोस्तों स्ट्रेची आयोग। ठीक है, डिटेल दोस्तों अगर इसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, कि स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर सन 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अव्यवस्था से बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी, है ना, अधिकारियों की कर्तव्य की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है। हाँ, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है ये 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और ये 65 जो है आपका प्रीलिम्स जो था दोस्तों उसका जो री एग्जाम था इसका भी दोस्तों क्वेश्चन है। और हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि होम चार्जेस, अगर आप यहाँ पर देखें कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ठीक है, क्या क्या समाहित थे, आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपका फिफ्थ भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और चौथा ऑप्शन दोस्तों दिया हुआ है आपका उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, तो हाँ ये दिए जाते थे होम चार्जेस से। और इसके बाद दोस्तों भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी होता था उससे। और तीसरा है दोस्तों ऑप्शन रेलवे के गारंटीड ब्याज, तो ये भी था। तो इस हिसाब से दोस्तों हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या क्या दिया होगा इसके अंदर। हाँ, ये रहा दोस्तों सॉल्यूशन दोस्तों कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, ठीक है, उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। अब देखिए होम चार्जेस की दोस्तों अगर हम बात करें आपसे डिटेल में, अगर हम आपको इसके बारे में बताएं तो होम चार्जेस जो है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों में, ठीक है, गृह शुल्क इसी को बोलते हैं होम चार्जेस। मतलब अगर हम देखें तो उसमें जो इंग्लैंड स्थित जो राज्य सचिव थे ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसके द्वारा जो भारत की ओर से किया गया एक तरह का व्यय था। इसमें क्या क्या शामिल थे, इसमें शामिल होते थे दोस्तों भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज। ठीक है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत। और तीसरी चीज दोस्तों भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। और चौथी चीज दोस्तों
इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय, यानी कब तक, 1919 ईस्वी तक, ठीक है। और पांचवा है भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दी जाने वाली भत्ते और पेंशन, यानी ये सारा का सारा जो है यहाँ पर किस पे लगता था, होम चार्जेस पे लगता था, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ डिटेल में। इसके तहत जो है ब्रिटिश अफसरों तथा व्यापारियों के द्वारा अपनी घर में भेजी गई निजी रकम भी थी। इसके बाद भारतीय जो है बाहरी कर्जे पर ब्याज, और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों के पेंशन भी शामिल थे, ठीक है। क्योंकि पेंशन कब मिलता है, आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, तो वो भी जो मिलता था तो इसी से मिलता था। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि देशी खर्च में भारत संपत्ति दोहन का एक तरह से महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 41 नंबर। और दोस्तों क्वेश्चन है कि मद्रास में रेतवारी पद्धति है ना, रेतवारी बंदोबस्त या रेतवारी पद्धति या फिर व्यवस्था एक ही चीज है, किसने प्रारंभ किया था, ठीक है, किसने। तो इसका दोस्तों सही आंसर है थॉमस मुनरो। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर चूंकि ऑप्शन जो है ई, अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था आपके लिए, क्योंकि कोई नहीं भी दिया हुआ है और ऊपर में एक से अधिक भी दिया हुआ है। अगर दोस्तों देखिए, अगर हम देखें कि शुरुआत किसने की थी, तो थॉमस जो है आपके मुनरो हैं, वो उस समय क्या थे, वहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के, मद्रास के। और हम अगर बात करें इसके साथ में कौन थे, कैप्टन रीड थे। अगर ऑप्शन में दोस्तों कैप्टन रीड भी होता तब तो इसका आंसर हो जाता उपरोक्त में से एक से अधिक। और चूंकि ऑप्शन में कैप्टन रीड नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर है थॉमस मुनरो। चलिए देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, कि मद्रास में रैयतवारी जो है पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा जो है शामिल था, किसमें दोस्तों, रैयतवारी बंदोबस्त में। और यही सबसे बड़ा भूभाग था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था, यानी कि टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। और क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, किसान क्या होता था, जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रेतवारी व्यवस्था। चलिए इसका देखते हैं दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन क्या है। हाँ सॉल्यूशन दोस्तों इसका ये रहा कि रैयतवारी व्यवस्था में किसान भूमि का स्वामी होता था, यानी कि भूस्वामी होता था, तथा वह व्यक्तिगत रूप से, मतलब एक एक किसान जो है वह व्यक्तिगत रूप से जो है सरकार को भू राजस्व का भुगतान करता था, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, थॉमस मुनरो थे, तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। क्योंकि जब आपका पांचवा ऑप्शन दोस्तों होता है तो वहां पर आपको फंसाने के लिए बहुत सारा इंतजाम किया जाता है, इसीलिए आप दोनों नाम को याद रखिए, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु के कहाँ पर, बारामहल जिले में लागू किया गया था। और इस व्यवस्था के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये चीज लाइन आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, 51% जो है ये भूभाग पर दोस्तों ये व्यवस्था आपका लागू था। कौन सा व्यवस्था, रैयतवारी बंदोबस्त। और इसकी शुरुआत जो है प्रायोगिक तौर पर अगर आपसे पूछे तो 1792 ईस्वी में किया गया था, तमिलनाडु के बारामहल जिले में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था। तो ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जमींदारों ने, ठीक है। इसका दोस्तों अगर हम सही डिटेल देखें सॉल्यूशन, तो ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग है ना जमींदारों से प्रताड़ित था, ठीक है। आपने हमने आपको दोस्तों जो सेपरेट वीडियो है वहां पर हमने आपको बहुत डिटेल से बताया है। जमींदारों की जो भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे, और वह समय समय पर लगान न देने पर उसकी जमीन क्या कर देते, जब्त कर लेते थे या छीन लेते थे। कौन करता था, जमींदार करता था, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा है ना भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। देखिए इसका देखते दोस्तों हम डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। भारत में प्रथम जो है दोस्तों रेलवे लाइन है ना ब्रिटिश गवर्नर जनरल है ना लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक दोस्तों 1853 ईस्वी में जो है प्रथम रेल भारत में चली थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और हर तरह के एग्जाम में पूछता है दोस्तों, एसएससी रेलवे हर तरह के एग्जाम में। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का जो वृहद
स्तर जो है कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही हो गया था। ठीक है, लाइन बिछाने का काम। लेकिन जो रेल चली थी वो किसके टाइम पे चली थी? डलहौजी के टाइम पे चली थी। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 45 नंबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा हमारे पास। अतः, ये कोटेशन मार्क है दोस्तों, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट, है ना, व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? यानी कि ये कोटेशन बोल रहा है कि ये कोटेशन जो है वो किसने कहा था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। आप जानते हैं दोस्तों जो बीपीएससी है दोस्तों, सिविल सर्विस खास करके, वो कोटेशन वाले क्वेश्चन, ओपिनियन वाले क्वेश्चन या फिर कॉम्पेरेटिव जो है मतलब स्टडी वाले क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपको दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं उसका डिटेल, इसका सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, सॉल्यूशन दोस्तों का ये रहा कि सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, प्रख्यात शिक्षाविद थे, अधिवक्ता थे, पत्रकार थे तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद बने संविधान सभा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अगर ये मतलब भारतीय हैं तो वही आलोचक करेंगे ही करेंगे, और खास करके शिक्षाविद हैं, अधिवक्ता भी थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा जो है शोषणकारी बताया एवं उसकी आलोचना की है ना, उसको क्रिटिसाइज करते रहे हमेशा। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो प्रशासन है और जो सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते रहते हैं, जिसे ही वो व्हाइट मैन बर्डन्स कहते हैं। व्हाइट मैन बर्डन्स करने का मतलब ये व्हाइट मतलब गोरे, गोरे लोग मतलब कौन थे? अंग्रेज लोग थे। और बर्डन मतलब बाहर, यानी कि जो गोरे लोग हैं ना उसके बाहर हमारे ऊपर है, यानी कि इंडियंस के ऊपर है ना, काले लोग के ऊपर है, ब्लैक के ऊपर है। उनका कथन यह है कि जो है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे ही जो है व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है 46 नंबर। और ये प्रश्न है हमारे पास कि पुस्तक, है ना, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्त। यही क्वेश्चन तो दोस्तों क्योंकि पुराने वाले एडिशन में 2 बार टाइप किया था, है ना, और इस वाले एडिशन दोस्तों एक बार टाइप किया है। और ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपका जो है बीपीएससी जो असिस्टेंट एग्जाम है 2023 में भी पूछा गया था, फिर CDPO 1998 में, और 64 बीपीएससी जो है आपका 2018-19 में पूछा गया था। तो लगातार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और दोस्तों इसका जो है इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक दोस्तों दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने ही बताया था इसके बारे में। देखते हैं तो दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन कि जो है किस तरह से जो है भारत से धन का जो निकासी किया जाता था। हाँ, ये रहा दोस्तों आपका पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है कब था? 1901 ईस्वी में। ठीक है, इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पता लगा कि भाई भारत से ना जो धन है ना वो निकाल निकाल के मतलब सप्लाई कर रहे हैं ब्रिटेन की तरफ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, बहुत ही फेमस दोस्तों ये चीज़ है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, 1852 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में जो है धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो है मतलब धन निकासी का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और इसको जो है कब और कहाँ जो है प्रस्तुत किया गया था? तो 1867 ईस्वी में लंदन में दोस्तों ये आयोजित की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसी में दादा भाई नौरोजी ने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया था। उन्होंने अपने पत्र, है ना, पत्र क्या था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों बहुत बार। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया जो है ये जो है पत्र जो है किसने लिखा था? तो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पहली बार भारतीय जो है धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी, है ना। आगे देख लेते हैं। हाँ, दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें हैं जिसमें कि उन्होंने धन निकासन के जो है निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या किया हुआ है। एक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, है ना, और अगला है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। देखिए अगर आप दोस्तों देखें तो आपके पास जो है
एक तो थे ये आपका रह गया किताब जिसका कि क्वेश्चन ही था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहला बुक। दूसरा किताब दोस्तों ये रहा द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और तीसरा दोस्तों किताब रहा द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और चौथा दोस्तों अगर हम देखें तो एक ये दोस्तों लेटर था, है ना, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। यानी कि चार दोस्तों अगर हम किताब ही देखें यहाँ से तो चार तरह की किताब आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? और ये गठबंधन कौन था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। किसने कहा था? रजनी पाम दत्त ने कहा था। आपको दोस्तों इस तरह के कोटेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। हाँ, ये ना दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी दोस्तों? इंडिया टुडे, ठीक है, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। रजनी पाम दत्त का ये कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में है, ठीक है, जो नरम दल के नेता थे उनके बारे में है। और उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, इसके बाद दिनशा वाचा थे, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि नरम दल वाले नेताओं का मानना था। और यही वजह था दोस्तों कि जो कांग्रेस में आगे चल के फूट भी हुई इसी चीज़ को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, ठीक है, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा, इसके बजाय कि जो है हम नरम दल के जो है मतलब विस्फोट करे क्रांतिकारी जो है गतिविधि को हम अपनाएं। तो ये चीज़ थी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। और क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त, है ना, परमानेंट सेटलमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, किसके साथ किया गया था? और देखिए अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ में। और अगर दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखें तो ये किया गया था आपका किसानों के साथ में डायरेक्ट। और जो महलवाड़ी बंदोबस्त था दोस्तों वो एक तरह से गांव के जो मुखिया होते थे या फिर जो गांव के नंबरदार होते थे उनके साथ किया जाता था, ठीक है। इसका सही दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि जमींदारों के साथ। और अगर ग्रामीण समुदायों के साथ देखें तो कौन सा? महलवाड़ी जो बंदोबस्त है। और किसानों के साथ दोस्तों देखें तो किसान यानी कि रैयत, रैयत से रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त, है ना, ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप कॉर्नवालिस से याद रखिए इनका नाम, है ना। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में दोस्तों, ये बहुत ही फेमस दोस्तों, कॉर्नवालिस 1793 अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, आपको इस तरह से रट लेना है। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय, है ना, किसानों के बजाय किससे किया गया था? जमींदारों के साथ किया जाता था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। किसके बंदोबस्त के अंतर्गत दोस्तों? जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अपना 49 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये रहा क्वेश्चन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो है लागू करने का क्या कारण था? रीजन क्या था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णयन करना। और दोस्तों ये क्वेश्चन है बीपीएससी 48 टू 52, यानी जो है 7-8 का प्रश्न। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जो लैंड रेवेन्यू था ना, भू राजस्व का क्या था? राजस्व निर्णय करना था, कि डिफाइन करना था कि जो है कितना यहाँ से उनको जो है लैंड टैक्स मिलने वाला है। इसके द्वारा सरकार को एक जो अस्थाई आय प्राप्त होने लगी थी, ठीक है, जो फिक्स्ड इनकम है वो यहाँ से उनको मिलने लगा था, जिससे भावी सरकारी जो खर्चे है तब होता था ना, उसका जो बजट जो है निर्माण करने में काफ़ी सुविधा होती थी। हम लोग घर में भी उसमें देखते हैं कि हमारा जो खर्च कितना है और उस हिसाब से जो हमारा कितना हमारा इनकम है, तो हम अपना जो है एक तरह से सेविंग दोस्तों एक डिसाइड कर पाते हैं। और फिर भविष्य में कुछ हमें अगर लेना होता है तो हमें उसमें काफ़ी जो है हिसाब बारी कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है, ठीक है, उसी तरह से। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा 50वां और इस चैप्टर का दोस्तों आखिरी प्रश्न है। ये क्वेश्चन है, ये रहा दोस्तों 18वीं सदी में बंगाल में, है ना, वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन था? ठीक है, 18वीं सदी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नंबर,
ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर, है ना, उच्च तटकर, यानी यहाँ से जो है ना, मतलब जो भी माल जाते थे ना बाहर की तरफ, यानी कि निर्यात मतलब क्या होता है, हम अपने देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं। तो जब दोस्तों ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जाते थे तो उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो तट कर लगा देते हैं, मतलब तट मतलब जो है समुद्री तट से जो माल वहाँ पर जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा हाई जो है टैक्स लगा देते थे। तो इसीलिए दोस्तों ये इसका बहुत बड़ा एक तरह से उत्तरदायी कारण था। देखते हैं दोस्तों इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास है, हाँ ये रहा, कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग, ठीक है, कौन सा उद्योग, वस्त्र उद्योग, कहाँ पर, बंगाल में। पतन के कई कारण हैं, उनमें से अगर एक कारण हम देखें तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर लगाता था, और यही सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट कारण दोस्तों यही है। इसके बाद क्या था दोस्तों, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली की थोपना, यानी कि भारत में अगर कोई आ रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता था, अगर कोई दूसरा अगर भारत में जो है माल आयात करता है तो, ठीक है। इसके बाद क्या था, भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाता था, यहाँ से जो है कॉटन वॉटन जो है लेके जाते थे बहुत ही सस्ते दामों पर, और फिर जो है वहाँ इंग्लैंड में बहुत मतलब उसको जो है कहिए तो एक तरह से सामान को मैन्युफैक्चर करते थे वहाँ पर बनाकर, और फिर उसी माल को ला के भारत में बेचते थे, और फिर उसका प्राइस दोस्तों मतलब काफ़ी मतलब बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर होता था। तो ये एक सबसे बड़ा दोस्तों रीजन रहा। इसके बाद तीस चौथा रीजन दोस्तों, भारतीय माल पर आते जाते समय कर, मतलब अगर इंडिया से जो है अगर समझिए कच्चा माल जाएगा तब भी टैक्स लगता था, और फिर वो बनकर आएगा तब भी टैक्स लगता था। अगला दोस्तों है भारतीय शिल्पियों को अपने रहस्य देने पर बाध्य करना, कि इस तरह से वो अपना जो कढ़ाई बुनाई करते थे ना, तो वो मतलब चूंकि एक तरह का दोस्तों वो टेक्नोलॉजी है, एक तरह की दोस्तों वो शिक्षा है, वो शिक्षा वो नहीं देते थे तो उनको बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता था, और फिर अंततः उन्हें देना ही पड़ता था। तो फिर आप जानते हैं दोस्तों ये एक तरह की बुनाई सिलाई है, एक तरह की शिल्प नॉलेज है, शिल्पकारी है, और वो दूसरों के पास जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, पांचवा है, लंका शहर व मैनचेस्टर के सूटी माल की प्रतिस्पर्धा हो गया वहाँ पर। तो ये पांच कारण है, लेकिन अगर आपको जो है सबसे मेन कारण अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन को, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी ये रहा। हाँ, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हमने देखा इस चैप्टर के अंदर टोटल 17 क्वेश्चंस थे, और अभी हम पहुंच गए हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 50वें क्वेश्चन पर, और हमने अभी तक दोस्तों कितना जो है 4 चैप्टर दोस्तों हमने आज मिलाकर कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद ही दोस्तों हम आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं, डिस्कशन पसंद आ रहे हैं, तो आप दोस्तों जो है वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।